नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये यूपी के एक गाँव की स्टोरी है, जहाँ एक सुलमानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो 35 साल की थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उनके पति की डेथ हो चुकी थी और सुलामी जो थी, वो अपनी बिटिया के साथ जिसका नाम था रचना, उसके साथ रहती थी। रचना 20 साल की थी। रचना भी शादी योग्य हो चुकी थी। सुलामी जो थी, वो काम करती थी बैंक में और उसका काफ़ी अच्छा रुतबा था। यही 2 आदमी थे एक फैमिली में कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और फैमिली अच्छी तरह से कमा रही थी, खा रही थी। अब रचना की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी ये चाहती थी कि रचना की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि ये अपने जो बोझ से मतलब दूर हो जाए और लेकिन सुलामी ये चाहती थी कि जो लड़का रचना से शादी करे, वो मेरी दामाद की तरह मेरे घर में क्योंकि लड़की को वो विदा नहीं करना चाहती थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी सुलमानी के साथ और सुलमानी ये बात जो थी, किसी को बता नहीं सकती थी। जब कोई लड़के को ये देखने जाती थी, तो सबसे पहले यही अपना वो वहाँ पे शर्त रखती थी कि लड़का हमारे घर में हमारा दामाद बन के नहीं, हमारा घर जवाई बन के रहे। कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए ये रिश्ता कभी तय ही नहीं हो पा रहा था। इत्तेफ़ाक से सलोनी को एक गवर्नमेंट टीचर मिलता है, जो संदीप था, उसकी एज 28 इयर्स थी और संदीप राज़ी हो जाता है रचना से शादी करने के लिए। रचना से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उनकी सारी टर्म्स कंडीशन मान लेता है, जो सलोनी रखती थी। अब रचना की शादी होती है। रचना की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और उसको अपने घर में रख लेती है ये। कमरे ज़्यादा थे यानी एक कमरे में दामाद और बिटिया इसकी रहती थी और एक कमरे में खुद रहती थी, किचन था, घर में खाना-वाना बनता था और काफ़ी अच्छी तरह इनकी ज़िंदगी बीत रही थी। 6 महीने हुए थे, काफ़ी अच्छी तरह इनकी ज़िंदगी चल रही थी। सलोनी जो थी एक बैंक में काम करती थी, तो लड़की जो थी, वो उसकी टीचर थी, रचना, वो अपने टीचिंग करने जाती थी। घर में सलोनी जो थी बैंक में काम करने के जाने के लिए संदीप उसको कभी-कभी छोड़ने भी चला जाता। तो इस तरह से इनका जीवन व्यतीत हो रहा था, खुशहाल परिवार था, खुशी से परिवार चल रहा था। सलोनी की जो रिटायरमेंट थी वो अगले माह होने वाली थी, वो रिटायर हो गई और रिटायर होके घर का काम देखने लगी। संदीप कोई काम नहीं करता था, संदीप केवल मटर-गश्ती और ऐशगर्दी करता था। क्यों? क्योंकि उसको पुश्तैनी जायदाद मिल चुकी थी घर दामाद होने के बाद, सारा कुछ उसको नज़र आ रहा था ये मेरा ही है, मेरा ही है। यानी कि उसको सारी चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मिल गई। तो जो रचना थी, रचना अपना स्कूल टीचर थी, स्कूल में जाती थी, उसको टाइम मिलता नहीं था और वो बेचारी टाइम से जाती थी और टाइम से आती थी। इधर संदीप और सलोनी ये घर का काम करते थे, लेकिन अपने दूसरे एक-दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। सलोनी खाना बनाने के बाद संदीप को बोल देती थी, "संदीप आओ खाना खा लो।" संदीप खाना खा लेता था। ये इसको एक तरह से अपने बेटे की तरह संदीप को पाल रही थी। जो एक दिन ये इनका आस्तीन का साँप बनने वाला था, उसको ये पता। धीरे-धीरे संदीप जो था, काफ़ी दिन बीत गए, काम चल रहा था। एक दिन सलोनी के पिताजी का फ़ोन आता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पास के ही गाँव में रहने वाले थे, तो संदूक को बोलती है कि संदीप मैं तो जाऊँगी पिताजी को देखने के लिए और आप भी मेरे साथ चलो क्योंकि रात अंधेरी हो जाएगी, अकेली मैं जा नहीं सकती और हमारे गाँव में केवल एक ही बस आती है। कुछ इधर-उधर करके संदीप भी इनके साथ चला गया उस बस में और वो बस में इतनी भीड़ कि पाँव रखने की जगह नहीं। किसी तरह सबसे पहले सलोनी चढ़ जाती है। सलोनी चढ़ने के बाद संदीप भी उस बस में चढ़ जाता है और उस बस में पाँव रखने की जगह नहीं है, केवल खड़े होने की भी जगह नहीं है। किसी तरह ये लोग खड़े होके अपने गाँव पहुँच जाते हैं। क्योंकि इतनी भीड़ बस में थी, कुछ देर के बाद सलोनी को ऐसे लगता है कोई पीछे से उसको धक्का दे रहा है।
तो जब पीछे मुड़ के देखती है तो संदीप ही, तो जाहिर था कि घर का इंसान था, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं और वो चुपचाप खड़ी रही। और खड़ी होने के बाद थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद एक स्टॉप आ गया। जब स्टॉप आ गया, वहां सारी बस खाली हो गई। ये उतरी और अपने पापा के पास गई। सलोनी ने देखा अपने पिताजी को, बहुत बुरी हालत थी, वो बीमार थे और उसको याद कर रहे थे। सलोनी गई पिताजी के पास, अच्छी तरह रही, रात रुके, वहां पे रहे, रुके। दूसरे दिन सुबह फिर वही एक बस आती थी, उसी बस को पकड़ के आना था। उस बस को इन लोगों ने वापस पकड़ा, वही भीड़, वही कंडीशन उस भीड़ की, क्योंकि एक ही बस जाती थी, एक ही बस आती थी। तो वो बस में वो लोग गए और आ गए। जब वापस यहाँ आए उसके बाद आके यहाँ पे रहने लगे, फिर वही इनकी क्रियाएं चालू हो गई। एक दिन दोपहर की बात है, किसी काम वाली को संदीप घर लेके आता है और बोलता है सलोनी से कि ये मैं एक काम वाली लेके आया हूं, अब आप कोई काम नहीं करोगी, सारा काम यही करेगी। लेकिन कहती है वो, सलोनी कहती है कि भाई देखो, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, इसलिए ही मैं काम करती हूँ, इसको रखने की क्या जरूरत है, इसको क्यों पैसे देने हैं, मैं सारा काम कर लूँ। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद इनकी कुछ बुदबुदाहट सी होती है, उसको वो सुन लेती है। सुनने के बाद जब वापस आती है तो देखती ये है कि संदीप ने उस नौकरानी को अपनी बाहों में भर रखा। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो कह रहा था नौकरानी है, ये है कौन। उसके हाथ में कुछ कागज भी होते हैं, जो कागज उसने देखे थे, वो कागज वो औरत जो थी वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। और इतना कहने पे कौन से कागज है, कौन से कागज है, वो औरत सीधे घर की तरफ, बाहर की तरफ भागी। जैसे वो घर की बाहर की तरफ भागी, संदीप से बोली कि भाई ये कौन है, सच सच बताओ। संदीप ने बोला कोई नहीं, नौकरानी है। तो कहती कागज कौन सा लेके गई। तो कहती कौन सा कागज ले गई, कागज कोई तो नहीं ले गई। इतनी देर में रचना, इसकी जो बिटिया थी, वो आ जाती है और रचना आके अपनी मम्मी को बोलती है, सलोनी को, कि रात को इन्होंने जबरदस्ती मुझे एक कागजों पे साइन कराए हैं। वो कागज थे, सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, उस पे इन्होंने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाए हैं और ये बोला है कि किसी को बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। और वो जो लड़की यहाँ से गई है, जिसे आप कह रहे हैं औरत जो पेपर लेके गई है, वो संदीप की पहली पत्नी है। यानी कि वो पहली पत्नी थी जिससे मिलके इसने, संदीप ने ये पूरा रचना रची थी और वो चाहते थे कि ये पूरा हम समान कर लें। इधर रचना को ये बातें इसलिए पता चली क्योंकि रचना से इसकी रोज झगड़ा होने लगा। कि रचना को जब ये पता चला कि ये अपनी पहली पत्नी से भी प्यार करता है और पहली पत्नी इसकी, अभी इसने डाइवोर्स ले दिया। इस तरह से संदीप बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसके दिमाग में शातिराना हरकत उसी दिन आ गई थी जिस दिन सलोनी ने बोला था कि आप हमारे घर के गर्दमात बन के रहे। संदीप सारी उंगलियां घी में, घी सिर कढ़ाई में, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चलो अब मुझे घर बैठे बैठे पूरी संपत्ति यानी पूरी प्रॉपर्टी। ये था खेल संदीप का कि मुझे ये खेल खेलना है, लेकिन कुदरत को कुछ और नहीं होता। ये सारी चीज हो जाने के बाद पेपर लेके भाग गई इसकी बीवी। सलोनी ने फट पुलिस वालों को फोन किया, पीसीआर वैन आई। वैन आने के बाद संदीप को वहां से उठाया। संदीप को उठाने के बाद ये लेके गए थाने में। थाने में ये भी पहुंची, रचना भी पहुंची, सलोनी भी पहुंची। वहां जाके बातचीत हुई, वहां जाके बताया, पूरा किस्सा बताया सलोनी ने कि भाई इस तरह से ये है और इस तरह से इसने किया है। और वो जो है उसकी पहली बीवी है जो पेपर लेके गई है, मेरी बिटिया ने उसको साइन किए हुए हैं, घर की पूरी प्रॉपर्टी जिसमें साइन करा। पुलिस वाले ने उसको बहुत मारा, संदीप को। उसकी बीवी को बुलवाया। उसकी बीवी को किसी तरह आके वो सारे पेपर्स हाथ में वापस किए और संदीप को बोला रचना ने कि इसको छोड़ दो और हम इसके साथ शादी भी नहीं करना चाहते, अब हम इससे डाइवोर्स करना चाहते हैं। लेकिन सलोनी की माँ बहुत ही दीन दयाल थी। उसको पता था कि हमने ऐसा नहीं करना है, हम किसी और ही तरीके से संदीप को सबक सिखाएंगे। तो संदीप को वो छुड़वा देती है वहां से
छुड़वाने के बाद संदीप को घर लेके आती है, रचना भी घर में होती है और रचना, संदीप और सलोनी बैठते हैं और एक नया तरीका निकालते हैं। ये बोलते हैं कि संदीप, आपको कल से काम पे जाना है। रचना काम नहीं करेगी, रचना घर में रहेगी। आप घर दामाद हैं, घर जवाई हैं, आप काम करेंगे और पैसा आप कमा के लेके आएंगे, हम दोनों माँ बेटी बैठ के खाएंगे। संदीप को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी, क्योंकि संदीप के ये सारी चीजें कभी उसने सोची भी नहीं थी कि मेरे ऊपर ही इस तरह का वापस प्रेशर आएगा। तो संजीव ने ये सोचा था, संदीप ने, कि जीवन तो आनंद लेने के लिए है, इसको आनंद लिया जाए, इसके साथ खिलवाड़ न किया। तो संदीप बुरी तरह यहाँ फंस चुका था। संदीप ने बोला, ठीक है, मैं गांव से शहर में जाके सोचता हूँ, कहीं कुछ जबान रोकता हूँ, कहीं जुगाड़ लगाता हूँ, जुगाड़ लगाने के बाद अगर हो गया तो मैं। संदीप उस दिन का गया हुआ, यानी जिस दिन संदीप की माँ और अर्चना ने उसको ये टर्म्स कंडीशन रखे कि अब आप जाओगे और काम करोगे, उस दिन से संदीप फरार है। आज तक संदीप का कोई अता पता नहीं है, वो वापस आया नहीं। रचना और सलोनी ये दोनों अपने घर में रह रहे हैं, आज भी खुशहाल है। और इन्होंने जो तरीका अपनाया था, ये बहुत ही बढ़िया तरीका था, क्योंकि किसी को बेइज्जती नहीं करके, किसी को दंडित नहीं करके, पुलिस द्वारा अपमानित नहीं करके, इन्होंने सोचा कि इसको स्वयं ही इनको ठेस पहुंचाओ इनके ऊपर, ताकि इनको सबक मिले। लेकिन यहाँ पे एक गलती सलोनी ने कर दी थी कि जिस इंसान का फितरत में, खून में फोर्जरी करने की आदत पड़ जाए, वो इंसान कभी सुधरता नहीं है। शायद ये बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी सलोनी। सलोनी को ये कब एहसास हुआ, जब उसने संदीप को किसी और दूसरी औरत के साथ एक दिन मार्केट में, तब इसको एहसास हुआ कि संदीप, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, संदीप को तो जेल में ही होना चाहिए था। अब ये जो दूसरी औरत है, इसको बर्बाद करेगा, उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा होगा, उसको बर्बाद करेगा। रचना ने सोचा और कहा कि हम इसके खिलाफ एफआईआर करा देते हैं, या वो जो औरत है उसको सब कुछ बता देते हैं। रचना ने पता किया वो औरत रहती कहाँ है। पता करने के बाद रचना और सलोनी दोनों उस औरत के पास पहुंचे, और उस औरत के पास पहुंचने के बाद उसको पूरा डिटेल्स बताया कि संदीप देखो ये इस तरह है। उसने पूरी स्टोरी दिखाई, अपना पूरा एल्बम दिखाया शादी का, और बताया उसने क्या क्या उसके साथ हरकतें की। और संदीप को दंडित करने के लिए उसकी जो नई वाली पत्नी थी, उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे, और इमीडिएटली कल ही करते हैं, और इसको लॉकअप में बंद करवा देते हैं, फिर इसके ऊपर केसेस चलेंगे, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। तो संदीप को वापस फोर्जरी के लिहाज से, यानी डाइवोर्स नहीं देने के लिहाज से, एक तो वो धारा लगाई गई, दूसरी ये धारा लगाई गई कि ये फोर्जरी करता है, ये फोर्जरी इंसान है और सबकी औरतों की जिंदगी बर्बाद करता है, इसलिए इसको जेल में रखना चाहिए। आज भी संदीप सलाखों के पीछे है, और कई लोगों को जो इज्जत बची है वो केवल सलोनी और अर्चना के एक जागरूक होने की वजह से बची है। अन्यथा संदीप की तरह के कई और ऐसे खूंखार भेड़िए हैं जो पूरी इस दुनिया में घूम रहे हैं। ऐसे भेड़ियों को सबक सिखाने के लिए आप लोगों को सामने आना चाहिए और उनको अच्छा सबक सिखाएं, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा दुष्कर्म ना करें। दुष्कर्म करने से पहले खुद सोचें कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले, उसके साथ खेलने से पहले क्या होगा। और अगर ये एक इंसान, नेक इंसानी का अगर आप काम करेंगे, आप बिल्कुल जाने जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे, आपकी जय जयकार हो। इसी के साथ मैं, जीवन आनंद लेने के लिए है, आप जीवन का आनंद लीजिए, इसको बिल्कुल सही है मत। इसके साथ मैं स्टोरीज बाय विक को एंड करता हूं, और आपको कैसा लगा बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टोरीज बाय विक को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आज की ये इमोशनल स्टोरी कैसे लगी। क्योंकि इमोशनल स्टोरी अगर आप अच्छी लगी तो आप डिटेल्स लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट स्टोरी बनती है,
और मैं ये चाहता हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।